हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक यूनिट सेल, और यूनिट सेल पर कैसे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे 12th हो, आईआईटी जेई हो या नीट हो, किसी भी एग्जाम में अगर सॉलिड स्टेट है तो वहां यूनिट सेल के बिना क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये टॉपिक यूनिट सेल बहुत ध्यान से पढ़ना। तो कॉपी और पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को अगर हम रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे सॉलिड के टाइप, कितने सॉलिड थे, क्रिस्टलाइन था और अमॉर्फस था। अमॉर्फस सॉलिड वहीं पर स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। अब इस पूरे यूनिट में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले थोड़ा सा इमेजिन करो, आपने अपनी लाइफ में कितने तरह के क्रिस्टल देखे हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने शुगर क्यूब देखा है, शुगर क्यूब क्रिस्टलाइन शेप का है। आप लोगों ने डायमंड देखा होगा, डायमंड क्रिस्टलाइन शेप है। आप लोगों ने सॉल्ट के पीसेस या क्रिस्टल्स देखे होंगे, वो एक अलग क्रिस्टलाइन शेप है। तो हमारे चारों तरफ जितने भी क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स के शेप, उन क्रिस्टल्स के बनाने वाले पार्टिकल, जैसे आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन आइस को बनाने वाले पार्टिकल अलग हैं, डायमंड को बनाने वाले पार्टिकल अलग हैं। तो जितने भी टाइप के क्रिस्टल हैं, उनको बनाने वाले पार्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के हैं, मैं इसके टाइप भी लिखता जा रहा हूं। हम लोगों को यहां पर एक टेबल फॉर्म में पढ़ना है। सबसे पहले हम टाइप देखेंगे और उस टाइप के बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यह है कि एग्जैक्टली ये सॉलिड बने काहे से। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद हम देखेंगे बॉन्ड या इंटरेक्शन, और लास्ट कॉलम हमारा होगा एग्जाम्पल्स। तो यहां पे हम लोग 4 कॉलम के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट टाइप जो आता है वो है आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक सॉलिड बोलो या आयनिक क्रिस्टल बोलो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयनिक क्रिस्टल कैसे बना होगा, तो इसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कैटायन, कैटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस। क्या कभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है? बिल्कुल होता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। व्हाट अबाउट एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे NaCl, KCl, ZnS, CsCl, KNO3 एटसेट्रा। ये सब आयनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं। आयनिक क्रिस्टल के बाद सेकंड वैरायटी आती है यहां पर कोवेलेंट या नेटवर्क लाइक क्रिस्टल की। क्रिस्टल बोलूं या सॉलिड बोलूं, एक ही बात है, कोवेलेंट सॉलिड या कोवेलेंट क्रिस्टल। तो कोवेलेंट या नेटवर्क लाइक क्रिस्टल जो होते हैं, ये बने होते हैं न्यूट्रल एटम से। मैं सिंपली एटम लिख दूंगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटम या न्यूट्रल एटम से बने होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट क्रिस्टल है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इनके बीच है कोवेलेंट बॉन्ड। ऑब्वियस ही बात है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में यूज होता है। डायमंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा यहां पर आ जाता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज पता ही होगा आप लोगों को, क्रिस्टलाइन SiO2 होता है। नहीं मालूम हो तो लिख देना, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे सिलिका भी बोला जाता है।
फिर इसके बाद थर्ड टाइप पे हम आते हैं, मेटेलिक सॉलिड या मेटेलिक क्रिस्टल। अब मेटेलिक सॉलिड या मेटेलिक क्रिस्टल बने होते हैं मेटल एटम से, पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम से, जिन्हें केर्नल भी बोलते हैं। मेटेलिक सॉलिड में बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड। अब यहां पे एग्जांपल्स क्या होंगे, तो यार बिल्कुल दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जितने मेटल्स हैं सभी इसके एग्जांपल में आ जाएगा। जिंक, कैडमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसके लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, तो मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने यहां पर फर्स्ट 3 टाइप नोट कर लिए होंगे। मुझे फोर्थ टाइप के लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं यहां पर कर ये रहा हूं कि ये जो थर्ड टाइप है इसको रब कर रहा हूं और यहीं लिखूंगा मैं फोर्थ टाइप। देखो, अभी तक हमने कौन कौन से क्रिस्टल पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए आयनिक क्रिस्टल्स, आयन से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी पूरी एक ये आपको टेबल याद करना कि आयनिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है और एग्जाम्पल्स क्या है। फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड ट्रिक भी बताऊंगा। अब यहां पर आता है हमारा फोर्थ टाइप, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर सॉलिड ये बना होता है मॉलिक्यूल्स के मिलने से, और हम लोग इतना जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के हो सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होते हैं वो या तो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं या नॉन पोलर से। इट इज वेरी सिंपल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में बॉन्ड क्या होता है, तो देखो यहां पर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमेशा होता है वीक पोलर अट्रैक्शन, जिसे हम लोग वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन वैंडरवॉल से ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके बीच होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे थोड़ा सा एक चेंज ये है कि यहां सिंगल टाइप ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, या तो वीक वैंडरवॉल अट्रैक्शन होगा या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है आइस। आइस क्या होता है, सॉलिड H2O। और आइस के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम लोग जानते हैं। फिर आइस के बाद आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ये होता है सॉलिड CO2, वीक पोलर अट्रैक्शन या वैंडरवॉल अट्रैक्शन है। इसके बाद आता है सल्फर एसेट, I2, नेफ्थलीन एटसेट्रा। यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को लेकर आप ज्यादा परेशान मत हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 2 टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो वीक अट्रैक्शन होगा या उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इतना नोट करो, मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पैटर्न है मैं आपको बता रहा हूं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारे 12th या नीट या जेई जैसे पेपर में MCQ आ सकता है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं। MCQ कैसे बनता है, which one of the crystalline solid possesses highest melting point। कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या आएगा। अभी एक टाइप मिट चुका है, आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आपका आंसर होगा डायमंड। डायमंड कौन सी कैटेगरी में आता है, तो डायमंड आता है कोवेलेंट या नेटवर्क लाइक। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में डायमंड दें, हो सकता है आपको ऑप्शन में डायमंड नहीं दे, आपको दे कोवेलेंट, तो आप पिक कर लेना। विच वन ऑफ द crystalline solid is a bad conductor in normal state but becomes good conductor in its solution।
कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो नॉर्मली तो बैड कंडक्टर है लेकिन सॉल्यूशन में जाने पर गुड कंडक्टर हो जाता है? तो इसका आंसर है आयनिक क्रिस्टल, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल नॉर्मली अगर आप रखोगे बैड कंडक्टर होंगे लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये देते हैं फ्री कैटायन और एनायन और कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये नोट करते जाना आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड रिप्रेजेंट मैक्सिमम कंडक्टिविटी? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? मेटालिक क्रिस्टल। सिंपल है, मेटालिक क्रिस्टल सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? तो इसका आंसर है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आप देख लो आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। कितना होता है आइडिया है आप लोगों को? 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होने लगता है, ध्यान रखना। वाटर 0 पे फ्रीज होने लगता है, 0 पे आइस मेल्ट भी होने लगता है। इक्विलिब्रियम में पढ़ा है हमने, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, आई होप याद होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं लॉजिकल कि नेटवर्क लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पिक करना है, इनमें से कोई एक आध एग्जांपल दिया जाएगा। और क्वार्ट्ज का याद रखना, क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन SiO2। चलिए, तो ये तो एक बड़ा बेसिक सा टॉपिक हमने कवर करा, लेकिन ये बेसिक सा टॉपिक स्पेशल है। अब इस स्पेशल के बाद पढ़ेंगे वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक। तो फिलहाल इसे नोट करो और आगे बढ़ो। तो धीरे धीरे हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीच में हमें पढ़ना पड़ेगा यूनिट सेल से पहले स्पेस लैटाइस या लैटाइस पॉइंट या लैटिस पॉइंट। आप लोगों को मैं बता दूं, ये वर्ड जो है ना, लैटाइस या लैटिस, जो भी आप बोलना चाहो, ये इस यूनिट में बहुत जगह आने वाला है। तो एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। लैटाइस वर्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम लोगों को पता है, हमारे सामने बहुत सारी बुक्स रखी हैं, हमने उन बुक्स को प्रॉपर अरेंज कर दिया, एक फिक्स डायरेक्शन में रख दिया, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। इसी तरह अरेंजमेंट से लेकर ये टॉपिक क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। इस वक्त जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस मान लो इसे, ये पूरा बोर्ड, ये कंप्लीट एरिया 3 डायमेंशनल स्पेस है। और इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे सामने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं जो मैं बना रहा हूं। ये पार्टिकल्स जो मैं डॉट लगा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, ये जो डॉट्स लगा रहा हूं मैं, ये हैं स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल को बनाने वाले पार्टिकल्स। और क्रिस्टल को बनाने वाले पार्टिकल्स एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इस वक्त आपके सामने बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इस बोर्ड को मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोर्ड क्या है? ये है 3 डायमेंशनल स्पेस। ये एक 3D स्पेस है। अब इस 3D स्पेस पर मेरे सामने बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मुझे बस उनका करना क्या है? मुझे करना है अरेंजमेंट। इस 3D स्पेस में मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैंने उनको अरेंज करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने ये पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट करे। जब मैं ये पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे कुछ स्क्वायर शेप नजर आ रहा है, आई होप आपको भी दिख रहा होगा। स्क्वायर शेप नजर आ गया, ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। फिर मैंने ये पार्टिकल्स अरेंज करे, पार्टिकल्स मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल। फिर जब मैंने ये वाले पार्टिकल्स अरेंज करे तो मुझे कुछ हेक्सागोनल टाइप शेप दिख रहा है, आई होप आप लोगों को भी दिख रहा होगा ये हेक्सागोनल शेप। चलिए कुछ और देखते हैं, थोड़ी सी जगह और लगेगी यहां पर। अब मैंने ये पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट कर दिए। जब मैं ये पार्टिकल्स अरेंज कर रहा हूं तो मुझे रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रहा है, मतलब इन दी एंड जब मैं पार्टिकल्स को प्रॉपर अरेंज कर रहा हूं तो मुझे एक फिक्स शेप नजर आ रहा है। और इस जैसे शेप्स को आपस में जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा।
हेक्सागोनल प्लेन को मिलाऊंगा तो हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा। इस क्यूब को अगर मैं मिलाऊंगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है, अगर इस जैसे स्क्वायर शेप को आपस में मैं मर्ज कर दूं तो मुझे एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा, जिसे क्यूब बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब स्मॉल पार्टिकल्स को अरेंज करा जाता है 3D स्पेस के अंदर, जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को जब अरेंज करा जाता है तो एक डेफिनेट शेप नजर आता है, और इस प्रोसेस का नाम होता है स्पेस लेटाइस या क्रिस्टल लेटाइस या लेटिस पॉइंट। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। तो डेफिनेशन क्या है, अब जगह तो नहीं है तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन लो। It is an arrangement of small particles. It is an arrangement of small particles like atoms, ions or molecule in a region of 3D space. In a 3D space, सिंपल है। तो 3D space में particles का arrangement करना और उससे एक definite shape बनाना, ये कहलाता है crystal lattice, space lattice या lattice point। आप लोग याद रखना, ये पूरा का पूरा गेम जो है ना, ये लेटाइस वर्ड जो आ रहा है, ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए आ रहा है। आपके सामने बहुत सारे पार्टिकल बिखरे हुए हैं, आप उन्हें अरेंज करते जाओ और एक डेफिनेट शेप देते जाओ, चाहे वो स्क्वायर हो, हेक्सागोनल हो या फिर रेक्टेंगुलर हो। तो आप नोट कर लो इसे। डेफिनेशन मैंने बोली है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल इन अ 3D रीजन to obtain a definite shape like square, hexagonal और rectangular। अब आप इसे नोट कर लो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें स्टार्ट करना है। इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आते हैं, जिसका नाम है यूनिट सेल। और यूनिट सेल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे आप 12th के हो, जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो। यूनिट सेल एग्जैक्टली क्या है? देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है तुम लोगों को। यूनिट सेल एग्जैक्टली क्या है, मैं आपको समझाने के लिए ये एक छोटे से क्यूब का यूज करने वाला हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। चलो एक बात बताओ, ये ऑरेंज, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ये जितने भी कलर के आपको पीसेस दिख रहे हैं, एग्जैक्टली ये स्मॉल पीसेस क्या हैं पता है आपको? ये स्मॉल पीसेस हैं यूनिट सेल। फर्स्ट यूनिट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब इस जैसे हमने यूनिट सेल मिला है, तब जाकर बना ये एक क्यूब। क्यूब मतलब क्रिस्टल। आई होप समझ में आ रहा हो। यूनिट सेल, किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे यूनिट सेल्स लेना होते हैं और एक जैसे यूनिट सेल्स। मैंने यहां पे सारे यूनिट सेल्स सेम शेप के लिए हैं, कहीं भी किसी को हेक्सागोनल शेप का यूनिट सेल तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सभी यूनिट सेल सेम डायमेंशन के हैं, सबकी लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ सब बराबर है, सबका शेप सेम है। तो अगर सेम शेप के बहुत सारे यूनिट सेल्स मैं मिला दूं, तब जाकर बनता है एक क्रिस्टल। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट सेल एग्जैक्टली क्या है? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट। और ये कैसी रिपीटिंग यूनिट है? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट और 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि शेप, लेंथ, ब्रेड्थ सब में सेम होंगे। ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट विच कंबाइन एंड फॉर्म अ क्रिस्टल। एंड फॉर्म अ क्रिस्टल। और कैसा क्रिस्टल बनाते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये बात तो समझ में आ गई कि एग्जैक्टली यूनिट सेल नाम की चीज क्या होती है। छोटी छोटी सी 3 डायमेंशनल यूनिट है, उन स्मॉल यूनिट को जब हम मिलाएंगे तब जाकर बन जाएगा क्रिस्टल। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके टाइप। और टाइप बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। देखो, क्या ये यूनिट सेल है? क्या ये यूनिट सेल है? यस और नो? नहीं है भैया, ये एक सिर्फ स्क्वायर प्लेन है, दैट्स इट। स्क्वायर प्लेन को मिलाऊंगा मैं
तब जाकर मेरे पास एक थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल तैयार होगा। अब तैयार हुआ एक छोटा सा थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, और अब इतना भी छोटा नहीं बना सकता हूं मैं बोर्ड पर। एक स्मॉल यूनिट सेल तैयार हुआ, और इस जैसे बहुत सारे स्मॉल यूनिट सेल्स जब हम मिलाएंगे तब जाकर बनेगा हमारा एक क्रिस्टल। चलिए अब मैं आपको टाइप सिखाऊंगा, और यहां पे ये स्मॉल यूनिट सेल बनाना जरूरी है। टाइप्स में सबसे पहले आता है इसका फर्स्ट टाइप आता है सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, SCC। देखो, सिंपल यूनिट सेल उसे कहा जाता है जिसके पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे हों। कितने कॉर्नर दिख रहा है तुम्हें इस छोटे से क्यूब के? 8। सिंपल यूनिट सेल वो है जिसके पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पे। अब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि एग्जैक्टली सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, तो आंसर 8 मत लिख देना भैया, गलत हो जाएगा, क्योंकि हर कॉर्नर वाले पार्टिकल ने यूनिट सेल या क्रिस्टल बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया है 1/8। कितना दिया है? 1/8। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया 1/8? चलो मैं बता रहा हूं, इधर देखो, क्या एक क्यूब दिख रहा है? ये जो चीज दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लेयर। इसे बोलेंगे हम लोग लेयर। अरे लेयर ही तो बोलेंगे ना यार। ये देखो, ये पूरी की पूरी एक लेयर दिख रही है मुझे। इस लेयर में मुझे बीच में जो दिख रहा है वो ग्रीन कलर का यूनिट सेल है या नहीं है? चलो ठीक, अब ये लेयर तैयार करते हैं हम लोग। ये लेयर ए है, ठीक है। ये हो गई लेयर, और ये है इसका ग्रीन वाला यूनिट सेल बीच में जो है। अब यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल वो है जिसके पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पे, ठीक। पार्टिकल्स कॉर्नर पे, बहुत अच्छी बात है। आई होप दिख रहे हो कॉर्नर वाले पार्टिकल। एक बात बताओ, ये लेयर हो गई पूरी, कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने यूनिट सेल को जोड़ रहा है? ये भी तो यूनिट सेल है ना साइड में, अलग अलग। कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने यूनिट सेल को जोड़ रहा है? तो मैं आपको बताऊं, कॉर्नर वाला ये पार्टिकल एग्जैक्टली कितने यूनिट सेल को जोड़ रहा है? 1 2 3 4। 1 2 3 एंड 4। कॉर्नर वाला पार्टिकल अपनी ही लेयर के 4 यूनिट सेल को आपस में बांध कर रख रहा है, कनेक्ट करके रख रहा है, यस और नो? तो आंसर आना चाहिए यस, बिल्कुल यस। कॉर्नर वाला पार्टिकल 4 यूनिट सेल्स को जोड़ रहा है। ये देखो ना यार, ये एक यूनिट सेल है, ये इसका कॉर्नर वाला पार्टिकल है। कॉर्नर वाला पार्टिकल एग्जैक्टली कितने यूनिट सेल को जोड़ रहा है? 4। 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। इस लेयर के ऊपर अगर एक और लेयर रख दूंगा ना, तो कॉर्नर वाला पार्टिकल अपनी लेयर के 4 यूनिट सेल को जोड़ रहा है, ऊपर से आने वाली लेयर के भी 4 यूनिट सेल को जोड़ेगा। मतलब हर पार्टिकल कितने यूनिट सेल को जोड़ेगा? 8। 4 इसकी लेयर के हो गए, एक और लेयर ऊपर से रख दी। अब यार एक लेयर से तो क्रिस्टल बनता नहीं है ना, तुम खुद देखो कितनी लेयर है। ये फ्रंट लेयर थी, इस फ्रंट लेयर के बाद भी ये एक लेयर है, देखो ये सेकंड लेयर, फिर ये थर्ड लेयर, दिख रहा है ना। तो एक लेयर से तो क्रिस्टल नहीं बनता ना। हम क्रिस्टल जब बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो सिंपल यूनिट सेल का कॉर्नर वाला पार्टिकल अपनी लेयर के 4 यूनिट सेल को जोड़ेगा, ऊपर से आने वाली लेयर के भी 4 यूनिट सेल को जोड़ेगा। कितने यूनिट सेल को जोड़ेगा? 8। तो हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर टोटल आइटम्स पूछे जाएं तो टोटल आइटम्स पार्टिकल 8 है, और हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कॉर्नर वाला पार्टिकल हमेशा कंट्रीब्यूशन 1/8 करता है, तो करेक्ट आंसर होगा 1। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। चलिए सेकंड टाइप पे आते हैं। फेस सेंटर यूनिट सेल या फेस सेंटर क्यूबिक सेल, FCC। फेस सेंटर यूनिट सेल वो होते हैं, सबसे पहले बताओ कि इस छोटे से यूनिट सेल के कितने फेस हैं? तो इसके 6 फेस हैं। देखो ये ऊपर वाला फेस, लेफ्ट राइट नीचे वाला फेस, एक फ्रंट वाला और एक पीछे वाला, कुल मिला के 6 फेस हैं। चलो देखो तुम लोग ऐसा समझ लो,
थोड़ा सा कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन पे तो पूरी दुनिया बेस्ड है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक छोटा सा यूनिट सेल है, मैं उस क्यूब को यूनिट सेल बार बार नहीं बताऊंगा। ये यूनिट सेल है, इसके कितने फेस हैं? 1, ऊपर वाला 2, फिर पीछे वाला 3, 4, ये छोटा वाला 4, 5 और नीचे वाला 6। किसी भी यूनिट सेल के 6 फेस होते हैं। तो फेस सेंटर वो यूनिट सेल है जिसके पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे भैया, कॉर्नर पे हटेंगे नहीं पार्टिकल। कॉर्नर के अलावा हर एक फेस पर एक पार्टिकल होगा। और मैं आपको बता दूं, फेस वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कितना कंट्रीब्यूशन होता है? फेस वाले पार्टिकल का 1/2 होता है, क्योंकि ये वाला एक फेस वाला पार्टिकल किसी दूसरी प्लेन के फेस को भी जोड़ेगा, तो एक पार्टिकल दो फेस को जोड़ता है। बस इतना याद रखना, फेस वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल एटम्स हो जाएंगे, देखो कॉर्नर पे तो एग्जैक्टली 8 है। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होगा। फेस पे 6 है और फेस वाले का 1/2 होगा। ये याद कर लेना यार, ये बिल्कुल जरूरी है, याद कर लेना। फेस वाले 1/2, कॉर्नर वाले 1/8। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो फेस सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स 4 है। फिर इसके बाद आता है थर्ड टाइप, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूब भी बोलते हैं, BCC। अब बॉडी सेंटर में क्या है कि फेस पे नहीं होते, यहां सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं पार्टिकल्स। कॉर्नर के अलावा पूरे यूनिट सेल के बीच में एक बड़ा सा पार्टिकल बैठा रहता है। कॉर्नर वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन अगर मैं नंबर ऑफ एटम निकालूं, कॉर्नर वाले 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन हर बार 1/8 होगा। सेंटर वाले पार्टिकल फुल कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको 1 ही मानेंगे हम। तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जाएंगे? 2। तो यहां पर यूनिट सेल और यूनिट सेल से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर वाले का 1/8 होगा, कंफर्म है, याद कर लेना। फेस सेंटर वाले का 1/2 होगा, और अगर बीच में कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन फुल होगा। 1 पार्टिकल है तो 1, 2 दे देंगे तो 2। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एग्जामिनर का मूड है, जरूरी नहीं है वो कॉर्नर पे 8 हो सकता है एग्जामिनर बोले कि कॉर्नर एक बड़ा सा जाइंट क्रिस्टल या यूनिट सेल बन गया, हालांकि जो पॉसिबल नहीं है, उसमें कॉर्नर पे 20 पार्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का मूड है, वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। ध्यान रखना, तो तुम इतना ध्यान रखना, कॉर्नर वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको जितने भी पार्टिकल दे मल्टीप्लाई कर देना 1/8 से। फेस सेंटर वाले को हमेशा मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। ये बात फिक्स है, बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बात फिक्स है। अब आप इतना नोट करो, हमें करना है इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस। होपफुली यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। अगर जरा सा भी कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको क्लियर करूंगा एग्जैक्टली क्या है। तो हमारे सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप लोग ध्यान से क्या लिखा है क्वेश्चन में। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स P एंड Q। दो तरह के एलिमेंट है, एक P है और एक Q है। इन विच P एटम्स ऑक्यूपाई पोजीशन, कॉर्नर पोजीशन, एंड एटम्स ऑफ Q आर एट फेस सेंटर। देखो एटम्स जो है P के, P कॉर्नर पे है और Q जो है वो है फेस सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड या क्रिस्टल? ये जो क्रिस्टल है इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखो यार बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला पूछने वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। सबसे पहले एटम्स ऑफ P एट कॉर्नर। क्या ये बात क्वेश्चन में लिखी है कि P के एटम्स कॉर्नर पे हैं? बिल्कुल लिखी हुई है। कॉर्नर पे कितने एटम्स होते हैं हम लोगों को पता है, कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं। किसी भी यूनिट सेल या क्यूब का कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और हर एक कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा 1। ठीक, एग्जैक्टली आंसर कितना आया? 1। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वही करा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है।
एटम्स ऑफ Q, एट फेस सेंटर, Q के एटम्स फेस सेंटर पे हैं। टोटल 6 फेस होते हैं किसी भी क्यूब में, किसी भी क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, और फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 3। कई लोग ये गड़बड़ करते हैं, फेस सेंटर बोला है तो वो यहां पे भी कॉर्नर प्लस फेस के ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमें फेस सेंटर मतलब सिर्फ फेस के सेंटर वाले लेना है, क्योंकि कॉर्नर पे तो पी जाकर बैठ चुका है, कॉर्नर कवर कर चुका है। क्यू कहां जाएगा? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 इसलिए होता है। तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक फेस दिख रहा है, ये छोटा सा ऑरेंज कलर का फेस दिख रहा है। इस फेस पे अगर एक पार्टिकल है, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटर पे एक पार्टिकल है, मैंने बाहर से लाके एक और फेस जोड़ दिया, तो यहां वाला पार्टिकल कितने फेस को जोड़ेगा? 2। एक तो ये ऑरेंज वाले फेस को, एक बाहर से एक और फेस लाकर जोड़ दूंगा, बाहर से एक और लेयर लाऊंगा, उस पर जुड़ेगा। तो यहां वाला पार्टिकल एग्जैक्टली यहां या किसी भी फेस का अंदर वाले जितने भी, ये देखो ना, ये ब्लू और ऑरेंज कलर के यूनिट सेल को कनेक्ट करने वाले अंदर एक पार्टिकल होगा। वो पार्टिकल कितने यूनिट सेल को कनेक्ट कर रहा है? 2। फेस वाला पार्टिकल जनरली 2 यूनिट सेल को कनेक्ट करता है, इसलिए फेस वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। इतना कर लिया, अब इसके बाद जल्दबाजी मत करना। P/Q, P की वैल्यू कितनी आई है? 1, Q की वैल्यू आई है 3। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया? ये करना मत भूलना, वरना ज्यादातर लोग इसे जल्दी में स्किप कर देते हैं। ध्यान रखना ये जरूरी है। P डिवाइडेड बाय Q, P के सामने उसकी वैल्यू, Q के सामने उसकी वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या आ गया? P के सामने 1 आता है, Q के सामने 3 आया, तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हो गया, क्रिस्टल हो गया PQ3। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जल्दी नोट करो। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यूनिट सेल के ऊपर, हमारा सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे ऑल इंडिया पीएमटी और AIEEE जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना, ये पैटर्न रिपीट होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट एटम्स ऑफ A ऑक्यूपाई कॉर्नर, मतलब A जो है उसके एटम्स कॉर्नर पर हैं, ठीक, एंड दैट ऑफ B ऑक्यूपाई फेस सेंटर, B के एटम फेस सेंटर पे हैं। We observe that one of the corner atoms in each unit cell remain vacant। इस लाइन ने ना क्वेश्चन का लेवल कहीं और पहुंचा दिया है, बहुत हाई लेवल कर दिया है। मतलब कॉर्नर पे हर यूनिट सेल का कॉर्नर का 1 एटम अपनी जगह से हटा हुआ है, उसकी जगह खाली है, रिमेन वैकेंट। नाउ कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ अ क्रिस्टल। हमें उस क्रिस्टल का या उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपने बेसिक लेवल से। क्वेश्चन चाहे IIT एडवांस का क्यों ना हो, लेकिन अपने बेस से शुरुआत करोगे कभी आंसर गलत नहीं होगा। देखो, एटम्स ऑफ A एट कॉर्नर, हम लोगों को पता है A के एटम्स कॉर्नर पे हैं, तो टोटल एटम होते हैं कॉर्नर पे 8। लेकिन यहां क्लियर बोला गया है कि वन ऑफ द एटम कॉर्नर पे वैकेंट है, तो कॉर्नर वाले टोटल एटम 8 की जगह अब हो जाएंगे 7, और कॉर्नर वाले कितने भी हो उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये हो जाता है 7/8। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। अगर बोलता कि कॉर्नर पे 2 एटम वैकेंट है तो मैं इसे 6 मान लेता, 3 वैकेंट है तो मैं इसे 5 मान लेता। इट इज वेरी सिंपल। एटम्स ऑफ बी के एटम है एट फेस सेंटर, मतलब फेस के सेंटर पे हैं। फेस सेंटर कुल मिला के 6 फेस होते हैं, और फेस सेंटर के हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, क्योंकि वो 2 फेस को जोड़ता है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3। अब मैंने क्या सिखाया, डायरेक्ट आंसर मत निकालो, रेशियो लो पहले। A/B, A के सामने उसकी वैल्यू 7/8, B के सामने उसकी वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 7/8 × 3, तो ये हो जाएगा 7/8 3 24। तो फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा, A के सामने वैल्यू आई है 7,
तो टोटल नंबर ऑफ ए जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7। बी के सामने वैल्यू आई है 24, तो टोटल नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे 24। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन किसी भी 12th बोर्ड के अलावा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो या जेई हो, नीट या जेई जैसे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है। बिल्कुल इसे कवर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लो आप लोग। ओके तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज ये टॉपिक जो डिस्कस करें समझ में आए होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यूनिट सेल के एटम्स के कंट्रीब्यूशन को लेके कोई डाउट है तो बता देना यार, मैं फिर से उसे क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने करे हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अपने घर में रहें, सेफ रहें। That's all for today and thank you very much.